नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत का ये हमारा छठा वीडियो है। देखिए, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं वो सारे के सारे सीरीज़ में चल रहे हैं। इससे आप लोगों का जो मध्यकालीन भारत है, इसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ये जितने भी वीडियोस हैं वो मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाता हूँ। देखिए, यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम जब टेस्ट सीरीज़ करेंगे तब पता चलेगा। बाकी बैकग्राउंड पूरा आप लोगों का इन वीडियोस से क्लियर हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो कोशिश करिएगा कि ठीक है, स्टार्टिंग से हर एक चीज़ को समझने की। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी इंडिया में एंटर करता है और भारत में आक्रमण करके भारत के क्षेत्र को जीतता है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करनी है। तो देखिए, मोहम्मद गौरी भारत में एंटर करे इससे पहले एक बार आप इस सिनेरियो को समझिए, इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझिए। देखिए, ये है पाकिस्तान वाला रीजन, ठीक है, और ये है क्या, अफगानिस्तान। इतना जो रीजन है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान का ये जो उत्तर पश्चिमी रीजन है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा था अफगानिस्तान का, ये हिस्सा कहलाता था गौर। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाता था, गौर कहलाता था। तो इसको गौर कहा जाता था। अब देखिए, ये जो हिस्सा था गौर, ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। ठीक है, कृषि प्रधान क्षेत्र था। अब कभी कभार मन में कंफ्यूजन उठता है और यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन उठा लेती है, ठीक है, कि अफगानिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा था वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट कोई और दे दिया, बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखने से देखिए ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान का ये जो हिस्सा होगा, ठीक है, पश्चिमी वाला जो हिस्सा होगा, ये तो शायद रेगिस्तान वाला हिस्सा होगा या फिर यहाँ पे कोई कृषि नहीं होती होगी। तो देखिए, ये जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है अफगानिस्तान का, ये गौर कहलाता था और ये क्या था, एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। और इस एरिया पे बेसिकली बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे। ठीक है, और ये कब की बात है, ये बात है 11th सेंचुरी की। ठीक है, ये मैं तब की बात कर रहा था, 11वीं सदी की। ठीक, तो वैसे तो 10वीं सदी हुई, लेकिन 1191 पे जब ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ था, तो ये तब की बात समझिए। तो देखिए, है क्या, ये वाला हिस्सा था गौर। ठीक है, और यहाँ पे को कौन रहा करते थे, बेसिकली बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे। और ये जो रीजन था, ये कैसा रीजन था, ये कृषि प्रधान रीजन था, यानी कि यहाँ पे को खेती अच्छी खासी होती थी। तो अब देखिए होता क्या है कि महमूद गजनवी जो था वो पहला सुल्तान था। ठीक है, कौन, महमूद गजनवी। और देखिए, इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आप लोगों को सब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं जब किसी भी सब्जेक्ट के 10 वीडियोस कंप्लीट हो जाते हैं तो उन 10 वीडियोस के नोट्स एक साथ डाल देता हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरा सिनेरियो समझो, क्योंकि नोट्स में उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसमें फैक्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा। तो अब होता क्या है, देखिए, ये जो गौर वाला रीजन था ये कृषि प्रधान रीजन था और यहाँ पे वो बौद्ध लोग रहा करते थे। तो महमूद गजनवी पहला शासक था। ठीक है, महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने गौर को क्या किया, जीता। ठीक है, गौर पे अटैक किया और गौर को जीत लिया। तो गौर को जीतने के बाद उसने क्या किया, यहाँ ये जो बौद्ध लोग रहा करते थे इनको क्या बनाया, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवाया। ठीक है, ये जो बौद्ध यहाँ रहा करते थे इनको क्या किया, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब होता क्या है, देखिए कि जब मोहम्मद गौरी, ठीक है, इस रीजन को जीतता है तो इस रीजन पे यहाँ पे को जो संसबानी वंश था, ठीक है, संसबानी, ठीक, तो संसबानी वंश को सपोर्ट करके उसको पावरफुल बनाता है इस रीजन पे, कौन,
मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो पूरी जो कहानी है वो इस तरीके से चलती है कि यहाँ पे को कौन रहा करते थे, बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे, ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। ठीक है, तो महमूद गजनवी क्या करता है, इस रीजन पे अटैक करता है और इस रीजन को ठीक है अटैक करने के बाद जीत लेता है और यहाँ जो बौद्ध लोग थे उनको किस में कन्वर्ट करता है, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करता है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में देखिए गौरी इस रीजन को जीतता है, गौर वाले रीजन को जीतता है। ठीक, और यहाँ पे को जो संसबानी, ठीक है, संसबानी वंश था, उस वंश को यहाँ पे को क्या करता है, एक तरीके से सपोर्ट करके उसको पावरफुल बनाता है। ठीक, और इतना करने के बाद वो गजनी को क्या करता है, अपना मुख्यालय बनाता है, राजधानी तो नहीं बोलूँगा, मुख्यालय बोलूँगा। वो गजनी को क्या करता है, अपना मुख्यालय बनाता है। ठीक है, किसको अपना मुख्यालय बनाया, मुख्यालय की मीन्स कि अब जो आगे की रणनीति है वो गजनी से ही क्या करेगा, और गजनी कहाँ पे को है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो गजनी को अपना मुख्यालय बना के यहीं से ये सारी योजना बनाता है, कहाँ, भारत पे अटैक करने की। ठीक है, अब ये भारत पे क्यों अटैक करता है, भारत में क्यों ये एंटर करना चाहता है, उस चीज़ को एक बार समझिए। उसको समझने के लिए आपने, ठीक है, अफगानिस्तान के पीछे के हिस्से को समझना पड़ेगा। देखिए ये है अफगानिस्तान वाला रीजन और ये यहाँ पे को क्या है, मैंने जो बोला था यहाँ पे को गौर वाला रीजन है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान है। अब देखो अफगानिस्तान के पीछे क्या है, ईरान है, और ईरान पे जो शासन हुआ करता था, ठीक है, ईरान पे शासन था किसका, ईरान पे शासन था, ठीक है, ख्वारिज्म शासकों का। यहाँ पे वो कौन थे, ख्वारिज्म शासक थे। ठीक है, इधर पे को थे ख्वारिज्म शासक। अब ये अपने आप में पावरफुल थे। ठीक है, ये अपने आप में क्या थे, पावरफुल थे। तो देखिए गौरी इनसे सामना नहीं कर सकता था, किनसे, पीछे की तरफ को गौरी अटैक नहीं कर सकता था, मीन्स कि अपने राज्य का विस्तार गौरी पीछे को नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे को क्या थे, ख्वारिज्म थे, ख्वारिज्म शासक थे और वो अपने आप में क्या थे, पावरफुल थे। तो तब यहाँ पे को गौरी ने क्या किया कि यहाँ से इंडिया में, ठीक है, अपने राज्य का विस्तार इंडिया की तरफ करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया जो था उस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे को ये एक संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। ठीक, ये कैसा क्षेत्र था, भारत का जो रीजन था वो अपने आप में संपन्न क्षेत्र था। आप लोगों ने सुना होगा जैसे इंडिया के मंदिरों में भी क्या होता था, खूब सारी धन दौलत होती थी। और इसी से जस्ट पहले गजनवी ने क्या किए थे, ठीक है, गजनवी ने इंडिया पे अटैक किए थे और आप लोगों को पता है सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो ऑलरेडी ये सारी बातें गौरी को पता थी कि ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में क्या है, एक संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, धन दौलत के हिसाब से। तो पीछे को ना जाके मोहम्मद गौरी क्या होता है, आगे की तरफ अपना रुख करता है। ठीक है, और योजना कहाँ पे को बनाता है, गजनी में बैठ के सारी योजनाएं बनाता है। ठीक, तो देखिए जो हमारी पूरी कहानी चल रही है, पूरी कहानी को जिस तरीके से चल रही है, इसको अगर आप लोग ये पूरी जो इसका जो सिनेरियो है, इसको एक बार अगर आप लोग समझ गए तो देखिए पूरी हिस्ट्री आप लोगों की क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं उनको रटने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये रीज़न था, फटाफट मैं बताता हूँ। ये रीज़न था गौर। ठीक है, और यहाँ पे को कौन हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे। बट महमूद गजनवी ने इस रीज़न को जीता और वो जो बौद्ध मतावलंबी थे उनको क्या बनाया, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराया। फिर बाद में गौरी क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाता है और यहाँ पे को, ठीक है, यहाँ पे को कौन सा वंश था, हाँ यहाँ पे को संसबानी जो वंश था, ठीक है, संसबानी वंश को सपोर्ट करके उसको इस रीजन में पावरफुल बनाता है और साथ साथ ही गजनी को अपना मुख्यालय बना के यहाँ से इंडिया में अटैक करने के लिए सारी योजनाएं बनाता है। ठीक है, और इंडिया पे क्यों अटैक किया, उसके दो रीज़न थे। तो पहला जो रीज़न था कि पीछे की तरफ इधर ईरान में कौन सा था, ख्वारिज्म थे। ठीक है, और ख्वारिज्म अपने आप में पावरफुल थे, तो गौरी आगे को नहीं बढ़ पाया, पीछे को नहीं बढ़ पाया, इसलिए गौरी इंडिया की तरफ अपना रुख करता है। ये पहला रीज़न था। और जो दूसरा रीज़न था भारत में आक्रमण करने का, वो ये था कि ये जो पंजाब वाला हिस्सा है ना, देखो उस टाइम पे क्या था
कि अभी जो पंजाब है, अभी इतना जो पंजाब है उस टाइम पे इतना नहीं था, ये पाकिस्तान के एरिया को भी कवर करता था। ठीक है, तो ये जो पूरा पंजाब वाला जो रीजन था, ठीक है, पंजाब वाले रीजन पे कब्जा किए बिना गौरी आगे को नहीं बढ़ सकता था। उसने पहले इस रीजन को जीतना होगा, ये पंजाब वाला जो रीजन है इस रीजन को जीतना होगा। ठीक है, जब इतने हिस्से में उसका कब्जा होगा तभी तो वो आगे को बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी गौरी ने इधर की तरफ रुक किया। कहाँ की तरफ? ये पंजाब वाले रीजन की तरफ। ठीक है, इंडिया की तरफ। अब देखो होता क्या है, तो इसी क्रम में सबसे पहले मोहम्मद गौरी क्या करता है, 1175 में मुल्तान पर अटैक करता है। ठीक है, अब ये मुल्तान वगैरह सब क्या है, पाकिस्तान अभी जो करंटली, ठीक है, पाकिस्तान वाला जो रीजन है, ठीक है, पाकिस्तान जो है वहाँ पे को ये रीजन है। बट उस टाइम पे क्या होता था, भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता था, तो ये भारत के ही अंडर आते थे पूरे। ठीक, तो 1175 में मोहम्मद गौरी क्या करता है, सबसे पहले मुल्तान पर अटैक करता है। ठीक है, अब देखिए जो जो कुछ फैक्ट हैं उन फैक्ट को मैं यहाँ पे को साथ साथ ही लिख भी देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है 1175 में, ठीक है, 1175 में गौरी क्या करता है, ठीक है, कहाँ अटैक करता है, मुल्तान पर अटैक करता है। ठीक है, कहाँ अटैक करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। ठीक हो गया। तो देखिए जब गौरी ने मुल्तान पे अटैक किया, मुल्तान मैंने बताया ये पाकिस्तान में है, तो इस टाइम पे यहाँ पे को करमाथियों का शासन था। ठीक है, मुल्तान पे किसका शासन था, करमाथियों का। ठीक, मुल्तान पे किसका शासन था, करमाथियों का शासन था। तो गौरी क्या करता है, देखिए मुल्तान पे अटैक करता है, उसको जीत लेता है। फिर मुल्तान को जीतने के बाद वो सिंध राज्य को जीतता है। और सिंध राज्य कौन सा था उसको देखिए, ये जो रीजन हुआ करता था ना, इतना पूरा हिस्सा, ठीक है, कहाँ चले गया ये लगभग इतना जो पूरा हिस्सा हुआ करता था ना, ये इंडिया में थोड़ा ऊपर चले गया है। ठीक है, सॉरी एक बार इसको डिलीट करके बता देता हूँ। देखिए गुजरात का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा ये मिलके क्या बनता है, ये लगभग इतना मान के चलिए, ये था सिंध राज्य। ठीक है, अब लेकिन ये सिंध इतना बचा नहीं था गौरी के टाइम पे, ये ऑलमोस्ट क्या हो चुका था, ठीक है, मतलब कि कम हो चुका था। इसमें मैं ज़्यादा दिखा रखा है बट ये कम हो चुका था ये राज्य। तो देखिए उसके बाद गौरी ने क्या किया, मुल्तान पे किसका अधिकार था, करमाथियों का। ठीक, तो मुल्तान के बाद गौरी ने किसको जीता, सिंध राज्य को जीता। और सिंध राज्य अपने आप में क्या हो चुका था, उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि वो गजनवी के आने से पहले था। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, इसके बाद ये पहला जो अटैक था कहाँ पे को किया था, मुल्तान में किया था। ठीक है, 1175 में। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1178 में 79, ठीक है, 1178-79 में ये दूसरा अटैक करता है अनहिलवाड़ा पाटन में। दूसरा अटैक कहाँ पे को करता है, अनहिल, ठीक है, वाड़ा, अनहिलवाड़ा पाटन, ये है गुजरात वाला रीजन। ठीक है, अनहिलवाड़ा पाटन। तो देखिए जब यहाँ अटैक करता है तो उस टाइम पे गुजरात में, ठीक है, उस टाइम पे गुजरात में किसका शासन था, ठीक है, ये था चालुक्य वंश का। किसका था, चालुक्य वंश। अब देखिए चालुक्य वंश जो था वो अपने आप में क्या था, एक पावरफुल वंश था। ठीक है, चालुक्य वंश क्या था, अपने आप में एक पावरफुल वंश था। यहाँ पे को देख लीजिए, ये है ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये जो रीजन बनता है ना, ये गुजरात वाला रीजन, ये रीजन यहाँ पे को क्या था, यहाँ पे को चालुक्य वंश था। और चालुक्य वंश में उस टाइम पे जो शासन था वो था मूलराज द्वितीय का। ठीक है, किसका शासन था, मूलराज द्वितीय का शासन था। ठीक, किसका शासन था, मूलराज द्वितीय का। ठीक है, सॉरी,
तो देखिए, अब जब ये अनहिलवाड़ा पे अटैक करता है, ये गुजरात वाला रीजन था, तो उस टाइम पे गुजरात पे किसका शासन था? चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश का शासक कौन था उस टाइम पे? ठीक है, मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय क्या करता है कि गौरी को हरा देता है, बहुत बुरी तरीके से गौरी को हरा देता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई ये एक फैक्ट भी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान देना कि भारतीय राजाओं में, यानी कि भारतीय नरेशों में, ठीक है, भारतीय नरेशों में ठीक है, मूलराज द्वितीय क्या था? मूलराज द्वितीय, ठीक, प्रथम शासक था, ठीक है, जिसने सर्वप्रथम गौरी को हराया। जिसने क्या किया? जिसने सर्वप्रथम गौरी को हराया, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना कि जो भारतीय राजा थे उनमें सबसे पहले गौरी को हराने वाला कौन था? मूलराज द्वितीय था, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। तो देखिए, अब होता क्या है कि जो मूलराज द्वितीय है वो उसको क्या करता है? गौरी को यहां से भगा देता है, ठीक है। तो देखिए, गौरी ने यहां से अटैक किया और मूलराज द्वितीय ने क्या किया? उसको यहां से भगा दिया, ठीक है। ये वाले रीजन पे, इस पूरे रीजन पे किसका शासन था? मूलराज द्वितीय का। अब गौरी कहाँ चले जाते हैं? दोबारा यहीं गजनी चले जाते हैं, ठीक है। अब गजनी में जाके फिर वो योजना बनाता है कि भाई नीचे से तो ठीक है मेरे बस की नहीं है, पीछे को भी अपना कुछ खास चलने वाला है नहीं, अब मैंने क्या करना पड़ेगा? कहीं ये पंजाब वाले रास्ते से ही इधर को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि था क्या कि ये ऊपर जो राजपूत हुआ करते थे ना, राजपूत शासक हुआ करते थे ऊपर, ठीक है। दिल्ली में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और वैसे ही इधर भी क्या थे? सब ये राजपूत वंश हुआ करते थे, ठीक है। दरअसल क्या था कि राजपूत वंशों की, जो राजपूत हुआ करते ये आपस में लड़ते रहते थे उस टाइम पे। इनका क्या था? आपस में एक दूसरे से लड़ाई थी। अब देखिए, गौरी ने इस बात का फायदा उठाया कि नीचे तो कौन हो गया? मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश हो गया, ये अपने आप में पावरफुल था, यहाँ से आ नहीं सकता था, ठीक है। ऊपर से क्या था? ये ऊपर इधर पीछे को जा नहीं सकता था। ऊपर कश्मीर का जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा अलग था, उसके बारे में बताऊंगा। कश्मीर का एक शासक था जिसने क्या किया था? गौरी को भड़काया था कि तुम आके अटैक करो करके, ठीक है। वो एक अलग कहानी है, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये वाला जो रीजन था, जहाँ ये दिल्ली वाला जो रीजन था, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे जहाँ राजपूत हुआ करते थे, तो आपस में क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। इनके आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही थी। तो इसका जो फायदा था वो किसने उठाया? यहाँ गौरी ने उठाया, ठीक है। तो गौरी ने क्या किया? ये वाला रास्ता अपनाया, पंजाब वाला रास्ता अपनाया, और ठीक है कहाँ एंटर किया? इंडिया में एंटर किया, ठीक। तो चलिए अब देखिए, अब होता क्या है, तो इस क्रम में देखिए, इस क्रम में जब ये मूलराज से पराजित हो जाता है, ये दोबारा कहाँ चले जाता है? गजनी चले जाता है। और गजनी में फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है, 79 में जब अटैक किया था उसके कुछ टाइम बाद ये क्या होता है? दोबारा से इंडिया में अटैक करता है, ठीक है। तो 1191 में बीच में और भी सारे आक्रमण इसने किए थे, ठीक है। वो छोटे छोटे आक्रमण थे, जैसे पंजाब वाला जो रीजन है उसको जीता और ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया? चलिए, तो उनको हमने ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? 1191 में ये क्या करता है? अटैक करता है कहाँ पे को? इंडिया पे। और यहाँ पृथ्वीराज चौहान इसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है, पृथ्वीराज, ठीक है, तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, गौरी को रोकने की
की कोशिश करते हैं और इनका क्या होता है, एक युद्ध होता है कहाँ पे को, तराइन में। इसी को क्या बोला जाता है, तराइन का युद्ध बोला जाता है। कब हुआ था तराइन का युद्ध, 1191। देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक तो ये चीज, दूसरा युद्धों का क्रम भी पूछा जाता है। 3-4 युद्ध के नाम आप लोगों को दे देंगे, बोलेंगे कि स्टार्टिंग, ठीक है, कौन सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखते जाना, ठीक है। तो 1191 में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध होता है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या थी, एक कमी थी। कमी क्या थी कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के जो लोग थे उनसे पंगा लिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, नीचे चालुक्य वंश के साथ पृथ्वीराज चौहान का पंगा था, पंगा बोले तो, ठीक है, लड़ाई थी। और जयचंद की बेटी से शादी कर ली थी, तो जयचंद के साथ भी लड़ाई थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को रोकने के लिए जो राजपूतों से क्या की, मदद मांगी। तो कुछ राजपूत जो वंश थे, शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज की मदद की। बाकी जो जयचंद हो गया, इसने पृथ्वीराज की कोई मदद नहीं की, ठीक है। और नीचे से जो, ठीक है, चालुक्य वगैरह थे, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। तो कुछ जो राजपूत शासक थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद की, तो उनकी मदद से, ठीक है, गौरी के साथ युद्ध हुआ। और पहले युद्ध में, तराइन का जो पहला युद्ध है, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध, इसमें क्या होता है, ये गौरी को बुरी तरीके से हरा देते हैं, ठीक है। पहला युद्ध, इसमें क्या होता है, गौरी हार जाते हैं, ठीक, गौरी हार जाता है। अब देखो ये जैसे गौरी था, ये क्या होते थे कि थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते थे। और ये जो राजपूत होते थे, भले ही राजपूत आपस में लड़ते थे, इनमें एक खास बात होती थी। खास बात क्या होती थी, देखिए कि ये अगर युद्ध कर रहे हैं ना, तो ये युद्ध में छल कपट नहीं करते थे, ठीक है। युद्ध जो होता था वो भी नियमों से लड़ा जाता था, ठीक है। युद्ध जो लड़ते थे नियमों से लड़ते थे, कि जैसे मान लीजिए रात में युद्ध नहीं करना, तो ये रात में युद्ध नहीं करेंगे, ये इनका नियम होता था। अब लेकिन ये जो थे, ये थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। ये क्या करते थे, इनके लिए कोई नियम वगैरह कुछ नहीं होते थे, ठीक है। ये इनका ये होता था कि हाँ हमने जीतने हैं तो जीतने हैं, भले ही कुछ भी करो, छल करो, कपट करो, कुछ भी करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ कमी क्या रही कि एक तो आसपास के लोगों से पृथ्वीराज की शत्रुता थी, ठीक है। दूसरा क्या था कि अब देखिए ये नियमों से ही लड़ते थे, युद्ध वगैरह जो भी होता था वो पूरे नियमों से लड़ते थे। ऐसा नहीं कि किसी को धोखा दे दिया, ठीक है, किसी के पीठ पीछे वार कर दिया, ऐसा नहीं करते थे। तो अब क्या होता है कि तराइन का जो पहला युद्ध होता है उसमें तो गौरी हार जाता है। फिर एक साल बाद यानी कि 1192 में ये जो गौरी है ये क्या करता है, ये दोबारा आता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये उसी स्थान पे आया, ठीक है, जिस स्थान पे इसने पिछले युद्ध में अपना, ठीक है, टेंट वगैरह लगाया था, जहाँ पे वो सेना रखी थी। ये उसी स्थान पे आगे दोबारा क्या करता है, ठीक है, युद्ध की तैयारी करता है। और देखिए छल कपट के जरिए ये क्या करता है, पृथ्वीराज को दूसरे युद्ध में हरा देता है, ठीक है। पृथ्वीराज दूसरे युद्ध में क्या होता है, हार जाता है। और हारने के बाद बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, बंदी बना लिया। अब यहां से ना, यहां से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इस पे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। देखिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चंदबरदाई है, चंदबरदाई ने जो लिखा है उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी विद्या आती थी, ठीक है, शब्द भेदी विद्या आती थी। तो जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, ठीक है, उनकी दोनों आंखें क्या कर दी गई, फोड़ दी गई। तो पृथ्वीराज चौहान अंधे हो चुके थे, उसके बावजूद शब्द भेदी विद्या से इन्होंने गौरी को मार दिया, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, चंदबरदाई के अकॉर्डिंग। चंदबरदाई कौन था, ये पृथ्वीराज का दोस्त हुआ करता था। तो चंदबरदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज ने क्या किया, शब्द भेदी विद्या के जरिए, शब्द भेदी विद्या में क्या होता था, देखिए चंदबरदाई क्या करता था, चंदबरदाई एक कविता पढ़ता था। कविता कुछ इस तरीके की होती थी कि, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 कोस दूर, ठीक है, ये खाली मैं अपने मन से बना रहा हूँ, हाँ, अब चंदबरदाई जैसा जो क्या बना दूंगा, कुछ इस टाइप की कविता होगी कि 2 कोस दूर, ठीक है, 2 कोस दूर एक
ठीक है, राक्षस बैठा है, इस टाइप का कुछ मतलब, ठीक, कविता होगी, ठीक, जो बाकी लोगों को कम समझ में आएगी लेकिन पृथ्वीराज ज़्यादा समझेगा। 2 कोस दूर एक राक्षस बैठा है, तो पृथ्वीराज चौहान हिसाब लगा लेगा कि हाँ 2 कोस दूर बैठा है। फिर कविता में ये दिशा भी बताएगा कि उत्तर की तरफ है या फिर इस तरफ है, तो उसके हिसाब से वो बिना आंखों देखे निशाना लगाएगा और उसने क्या किया, गौरी को हरा दिया, मार दिया। ठीक है, तीर जाके कहाँ लगा, ठीक है, सीधे बोला जाता है कि गौरी के गले के आर पार हो गया, इस तरीके से। बट देखिए ये थोड़ा सा क्या है, ये जो कहानी है ये थोड़ी सी संशय वाली है, क्योंकि ज़्यादा जो इतिहासकार हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते कि ऐसा हुआ था करके। देखिए वो क्यों नहीं मानते हैं उस चीज़ को समझिए। है क्या कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्के मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, सिक्के, पृथ्वीराज चौहान के समय के सिक्के मिलते हैं। जो सिक्के हैं, सिक्कों के उल्टी तरफ, एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान हो गए, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ सिक्कों में दूसरी तरफ छापा गया है क्या, श्री मोहम्मद साम। ठीक है, क्या छापा गया है, श्री मोहम्मद साम, ये छापा गया है सिक्कों में। अब एक सोचने की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों में श्री मोहम्मद साम क्यों छापा गया। इसका मतलब हुआ क्या ना, जब युद्ध हुआ, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है, और मोहम्मद गौरी क्या हुआ, दूसरे युद्ध में जीत गया। तो जीतने के बाद जब पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच क्या होता है, समझौता हुआ। ठीक है, क्या हुआ, समझौता। इस समझौते में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे, ठीक है, तुमको टैक्स वगैरह देते रहेंगे, तुम्हारे अंडर काम करेंगे, ये होता है अधीनता स्वीकार करना। तो जब अधीनता स्वीकार की तो तब इसने अपने सिक्कों में क्या छापा, श्री मोहम्मद साम छापा। इसका मतलब ये जो कहानी है ना, ये कहानी पूरी तरीके से सच नहीं है। इसको क्या होगा कि ये बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, दिखाई गई होगी, जो चंद्रबरदाई ने जो कुछ भी लिखा होगा थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा होगा। बट हुआ क्या होगा कि गौरी और इसके बीच में क्या हुआ होगा, समझौता हुआ कि हाँ ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने जब अधीनता स्वीकार कर ली तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपने राज्य में क्या करो, शासन करो, हमको क्या करना, टैक्स वगैरह देते रहना। तो इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिक्कों में किसका नाम छापा, मोहम्मद गौरी का नाम छापा। ठीक है, क्या लिखा, श्री मोहम्मद साम लिखा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 साल, ऐसा माना जाता है कि 3 साल तक क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया, किसके अधीनता में, गौरी की अधीनता में। 3 साल बाद दोबारा विद्रोह किया, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो जब दोबारा विद्रोह किया तो तब दोबारा मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज की हत्या करवा दी गई। क्या करवा दी, हत्या करवा दी, जब दोबारा विद्रोह किया। ठीक, तो क्या होता है उसके बाद 1193 में ना, ठीक है, 1193 में जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी जाती है तो उसके बाद उनके बेटे को गद्दी पे बैठाया जाता है। ठीक है, उसी शर्त पे कि आप लोग हमको क्या करते रहिए, टैक्स वगैरह देते रहिए। तो 1193 में पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे, इन्होंने क्या किया, इनका नाम था हरिराम। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम क्या था, हरिराम। ठीक है, ये कौन थे, भाई। तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, और विद्रोह किया, और विद्रोह करके मतलब कि कुछ आसपास के अपने जो शासक वगैरह हुआ करते थे उनसे मदद मांग के किस पर अटैक किया, मतलब ये जो गौरी था, ठीक है, उसके राज्य पर अटैक किया। खैर उसका राज्य तो क्या होता उस टाइम पे, तो ये जो था पृथ्वीराज चौहान का ही शासन था। ठीक है, तो 1193 में फिर जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी गई, उसके बाद क्या होता है कि हरिराम विद्रोह करता है। ठीक है, लेकिन ये हार जाते हैं विद्रोह में। अब जब ये हार जाते हैं तो अब इनको लगता है कि मैं हार स्वीकार नहीं करूँगा, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जौहर कर लेते हैं। जौहर करने का मतलब क्या होता है, जौहर करने का मतलब होता है, ठीक है, देखिए केवल स्त्रियां जौहर नहीं करती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्त्रियां जौहर कर लेती थी, ठीक है, अपने पति के साथ खुद को जला लेती थी। ठीक,
केवल स्त्रियां जौहर नहीं करती थी, पुरुष भी जौहर करते थे। हरिराम ने जौहर किया था, ठीक है, जौहर करके आत्महत्या कर ली थी। मीन्स आत्महत्या, जौहर करने का मतलब खुद को जिंदा जला दो, ठीक, खुद को जिंदा जला दिया, तो उसी को क्या बोला जाता है, जौहर बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1192 में, देखिए 1191 में पहला युद्ध हुआ तराइन का, दूसरा युद्ध होता है 1192 में, ठीक। तो यहां से क्या होता है ना, इंडिया की जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री एक नया मोड़ ले लेती है, और यहां से जो तुर्क होते हैं वो भारत में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तुर्क जो होते हैं वो भारत में क्या होते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक और युद्ध होता है 1194 में, ये गौरी और जयचंद के बीच होता है, ठीक, गौरी और जयचंद के बीच होता है। ये था चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो 3 युद्ध देखना। सबसे पहले जो अटैक किया, गौरी के जो आक्रमण है ना, वो किस तरीके से चल रहे हैं। अब बीच में भी थे आक्रमण, ये तराइन के युद्ध से पहले और मुल्तान विजय के बीच में, इन दोनों के बीच में भी युद्ध थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुल्तान पर अटैक किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1191 में क्या होता है, तराइन में युद्ध होता है। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। फिर 1194 में क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है। और ये चंदावर का 91 और 92 तराइन का किसके बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 94 का किसके बीच हुआ था, ये चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, जयचंद और गौरी के बीच। और इसमें क्या होता है, जयचंद भी मारा जाता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये हाथी में बैठे थे और तीर सीधे क्या होता है, इनको तीर लग जाता है और ये गिर जाते हैं, तो इनकी जो सेना होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और गौरी क्या होता है, जीत जाता है, ठीक। तो यहां से क्या होता है, भारत में तुर्कों का आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और गौरी क्या करता है, भारत में जो क्षेत्र जीते होते हैं उनको किसको दे देता है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं, ठीक हो गया। तो यहां से अब क्या स्टार्ट होगा, तुर्कों का आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की हिस्ट्री आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।